अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैफ 1 की टेस्ट 7 की डिस्कशन शुरू करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम ये तो 15 मिनट में उम्मीद है कर लेंगे, स्टैंडर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड कौन कौन से हाईलाइट करना है ये मैंने अभी नहीं लिखा, जितने हो गए उतना लिख लेंगे एंड पे। वैसे 20, 40 और 23 मेरा प्लान है ये तीनों हाईलाइट कर लें, लेकिन होता है ना 20 को हाईलाइट करवाते हुए कोई काम की चीज़ लग गई, कोई पास पेपर आ गया, कोई MCQ आ गया, बंदा कहता है चलो ये भी डिस्कस कर लें, तो फिर देख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 इसका था, डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डेल्ट विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेलिवेंट एंटिटीज अकॉर्डिंग टू IAS 20। ये आपका रिसेंट अटेम्प्ट में आया हुआ है, तो इजी नहीं लेना, डिस्कस को इजी नहीं लेना। ऐसे नहीं जोर लगा रहा मैं कि डिस्कशन करनी आनी चाहिए आपको। अब सारा कॉन्सेप्ट होते हुए भी अक्सर आप नहीं लिख पा रहे होते, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हल सिर्फ यही है, हल सिर्फ जमात इस्लामी है हल सिर्फ यही है कि आप लिखें। ठीक है, अच्छा, अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 25 मिलियन वॉज रिसीव्ड बाय एंटिटी इन 2022 फॉर डैमेजेस रिसीव्ड 2022 में है, फॉर डैमेजेस टू इट्स हेड ऑफिस बिल्डिंग कॉज्ड बाय फ्लड इन 2021। एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज एंड इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 21 वॉज रिकॉर्डेड इन, ये तो बात की बात है ना, उन्होंने 21 में क्या किया था ये बाद में देखते हैं। पहले मुझे ये बताओ 25 मिलियन रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? कब हुआ? 22 को। ये 22 में जो रिसीव हुआ है, ये 22 या उसके बाद कोई काम करने के लिए हुआ है? नहीं, पास्ट कॉस्ट नहीं इनकर हुई, पास्ट लॉस इनकर किया था आपने। एक ही बात होती है, कॉस्ट खर्चा हुआ, लॉस नुकसान हुआ, एक ही बात है। ठीक है, तो पास्ट में एक लॉस आपका हुआ था, गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ज़लज़ला आया था, ज़लज़ला ज़दगान को उन्होंने इमदाद दे दी, तो 25 मिलियन इनको रिसीव हो गया। अब ये 25 मिलियन क्या है? फॉर पास्ट कॉस्ट या पास्ट लॉस इनकर्ड, तो इसको गवर्नमेंट ग्रांट भी कहेंगे और इसको इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक बात तो ये हमने लिखनी है, तो हमने क्या कहना है, ₹25 मिलियन वॉज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर पास्ट लॉस इनकर्ड। ठीक है, therefore it is a government grant and it shall be recorded as grant income immediately in 2022। ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद अगली बात, अब पिछले साल एक लॉस रिकॉर्ड हो गया था, किया था ना, इसी वजह से उसी लॉस की मद में ये 25-21 का लॉस इनकर किया था ना, इम्पेयर कर दिया था बिल्डिंग को हमने। अब वहीं से उसी की वजह से, उसी लॉस की वजह से, उसी डैमेज की वजह से हमें इस साल में पैसे आ गए, तो क्या वापस जाके उसको सही कर लें लॉस को? क्या ये बिल्कुल भी आपने वापस नहीं जाना। उस वक्त कौन सा पता था गवर्नमेंट ने दे देनी है ये ग्रांट? ठीक है ना, तो बस ठीक है, जो पास में हुआ सो हुआ। पिछले 21 वाले साल की फिगर्स को आप रीस्टेट नहीं करेंगे। ठीक है, सही है, ये नहीं करना कि आप कहें जी इस साल में हम लॉस को ले आते हैं तो 25 ग्रांट आ गई, 21 का लॉस हुआ था तो चलो 4 की नेट इनकम। नहीं भाई नहीं, पिछले साल 21 का लॉस इनकर हो गया था, लॉस की एंट्री कर ली ना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, तो सही है। अब इस साल वो इनकम आ गई है, वो अब कोई शर्त भी पूरी नहीं करनी, तो इस साल इनकम बना लो बस। ठीक है, पिछले साल जो हुआ सो हुआ, अब इनकम बन गई है। ठीक है, तो आपने पूरा जुमला 2 नंबर के लिए लिखना क्या था? आपने लिखना था ₹25 मिलियन रिसीव्ड इन 2022 is in respect of loss already incurred in 2021, therefore it is a government grant and it shall be recorded immediately in profit and loss in 2022। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखना था एंड द लॉस इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्डेड, रिकग्नाइज मतलब रिकॉर्डेड, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्डेड इन 2021 विल नॉट बी रिवर्स्ड या रीस्टेटेड। ठीक है ना, तो रीस्टेटमेंट क्या होती है वो आइए स्टेट में पता लग जाएगा। हाँ लिख दो, ठीक है, नो ट्रीटमेंट मतलब नो रीस्टेटमेंट। असल में ये मैं रीस्टेटमेंट इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि अभी IAS 8 नहीं ना पढ़ा, जब पढ़ लोगे तो फिर मैं कहूँगा क्यों, कहो ना कि नहीं है प्रायर ईयर एरर, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, पॉइंट ए हो गया जी, क्लियर। पॉइंट बी, अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एस्टैब्लिश्ड अ प्लांट इन एन इलाका वेयर हाई
इलिटरेसी रेट एंड, ठीक है, विद अ हाई लिटरेसी रेट, वहाँ पे बहुत कम तालीम का, लिटरेसी रेट बहुत नीचे है, एंड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 40 मिलियन। ठीक है जी। द ग्रांट रिसीव्ड वॉज इक्वलेंट टू, ग्रांट जो रिसीव हुई है वो क्या है जी, इक्वलेंट टू 2 years सैलरीज ऑफ 50 लोकल पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। पहली बात, ग्रांट रिलेट कर रही है एसिड्स के साथ। हाँ बोलो, क्यों हाँ, किसने बोला हाँ, किसने बोला हाँ यार, ऐसे हाँ नहीं बोलना, पढ़ो तो सही क्या कह रहा है। ये सैलरीज हैं, फ्यूचर की सैलरीज हैं, अगले 2 साल की 50 लोगों की तनख्वाहें उन्होंने आपको आज दे दी हैं। तो ये एसेट रिलेटेड नहीं है, इनकम रिलेटेड ग्रांट है, एक्सपेंस रिलेटेड भी इसको कहते थे। ठीक है। अब द ग्रांट इज रीपेएबल इन फुल इफ नंबर ऑफ दीज एम्प्लॉइज फॉल बिलो 50 एट एनी टाइम ड्यूरिंग नेक्स्ट। दिया तो उन्होंने सिर्फ 2 साल की तनख्वाहों के बराबर जो है ना, ये 40 मिलियन जो है, ये वैसे तो क्या है 2 साल की तनख्वाहें हैं। और भाई 2 साल छोड़ो, उन्होंने शर्त क्या लगाई है, अगले 5 साल तक आपने, अगले 5 साल तक आपने 50 से नीचे नहीं आने देना इस नंबर को, लोकल्स के नंबर को अपने पास। एम्प्लॉयमेंट जितनी भी हो, 50 लोग कम से कम लोकल्स हों यहाँ पे, जॉब्स क्रिएट होंगी, तालीम का लेवल बढ़ेगा, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, सब कुछ होता है। तो उन्होंने इसलिए ये लिमिट लगाई है कि ये ग्रांट तो हम दे रहे हैं, लेकिन इस इलाके के 50 लोग आपके पास एम्प्लॉयड रहने चाहिए। ये 49 भी हुए तो हमने पैसे वापस ले लेने। ठीक है। आगे वो पूछेंगे ना हम उनसे, क्या है जी आपको लगता, एंटिटी कह रही है इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कंप्लाई विद कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट, यानी 5 साल तक वो 50 लोग एम्प्लॉयड रखेंगे। तो फिर क्या करें जी, आज इसको रिकॉर्ड कर लें एज अ ग्रांट लायबिलिटी, डेफर्ड ग्रांट। ठीक है। और इसको इनकम में लेके जाएंगे 2 साल में नहीं, 5 साल के अंदर, और उस बेस पर, जिस बेस पर आपने इनकी सैलरीज एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, प्रोपोर्शनेट बेस पर। ठीक है ना। तो आपने इसके बारे में 3 नंबर में क्या लिखना था, देखो ना, अब ये ऐसी ग्रांट जो होती है ना, इमीडिएट वाली नहीं है, बल्कि ये कौन सी है, जो डेफर होगी और फिर इनकम बनेगी। तो उसमें आप 3 बातें लिख सकते हैं, मेरे ख्याल में 3 नंबर इसी के ही होंगे। पहली बात ये लिखोगे कि ये ग्रांट रिलेट करती है इनकम से, और ये ग्रांट रिलेट करती है फ्यूचर एक्सपेंसेस से। ठीक है। इसलिए इसको लायबिलिटी बनाना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम में लेके जाना है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इनकम में लेके जाना है, बेसिस बतानी होती हैं, तो बताओगे 5 साल के ऊपर इसको इनकम में लेके जाएंगे, उस बेसिस के ऊपर जिस बेसिस पे रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है। और तीसरी बात बताओगे, जो अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस है, जो डेफर किया था, कुछ इनकम में चला गया ना, जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में नज़र आएगा। ये 3 बातें आप बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो आपने इसके बारे में यूँ लिखना था, ₹40 मिलियन रिसीव्ड बाय, कौन है ये, बस नाम तो नहीं लिखा हुआ, एंटिटी। ठीक है। हाँ, एंटिटी, नाम नहीं लिखा हुआ। 40 मिलियन रिसीव्ड बाय द एंटिटी is for future cost to be incurred, therefore it shall be future cost to be incurred, and there is reasonable assurance that entity will comply with the conditions attached to the grant, therefore this grant shall be recorded, full stop। ठीक है। कुछ बच्चे लिखना चाह रहे हैं, वैसे मेरा दिल तो नहीं होता लिखें, सोल्यूशन मौजूद होता है, ICAP की रिसेंट अटेम्प्ट का भी सोल्यूशन होगा, फिर भी मैं दोबारा बोल देता हूँ, कुछ होते हैं, लेकिन ना लिखें तो बेहतर है, सुने ज़रा बेहतर है। ठीक है। ₹40 मिलियन रिसीव्ड बाय द एंटिटी, लिख लें, अगर जिद है तो लिख भी सकते हैं। ₹40 मिलियन रिसीव्ड बाय द एंटिटी इज in respect of future cost to be incurred, and there is reasonable assurance that entity will comply with the attached conditions, therefore this 40 million shall be recorded as a grant। आगे इनकम लायबिलिटी नहीं, अब अगला पॉइंट, as this grant relates to future costs to be incurred, therefore it shall be transferred to income over 5 years on the same basis as the related expense is charged to profit and loss। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये दूसरा, अब 3 नंबर है ना, तो देखो कोई लंबी लंबी कहानी है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले पॉइंट में बताया रीजनेबल एश्योरेंस है, रिकग्निशन क्राइटेरिया, तो ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो। दूसरे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर कॉस्ट से रिलेट कर रही है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। तो एज दिस 40 मिलियन ग्रांट रिलेट्स टू फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, therefore it shall be recorded as income in profit and loss over
5 years period on the same basis as the related expense is recorded in profit and loss. Full stop. तीसरा point, and the unamortized balance या remaining balance of deferred tax deferred grant या liability कह लें, ठीक है ना, shall be shown in balance sheet in liabilities. बस करंट नॉन करंट की बात भी ना करो, काफ़ी है, ठीक है, हो गए 3 नंबर। और क्या है, डन जी। लास्ट वन, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्ट an alternate road to industrial zone in which entity's factory is situated. The new road has reduced the distance to market and would result in an annual saving of transportation cost of 3 million to the entity. Grant है नहीं, assistance है नहीं, ये तो assistance भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसके बारे में ये लिखेंगे कि the building of alternate road to industrial zone is not a government grant, ठीक है, it is even not a government assistance as it is provided indirectly, as it is provided, अभी मैं स्टैंडर्ड खोल के दिखाता हूँ, वहाँ से यूँ करके लिखा जा सकता है, as it is provided indirectly in order to improve the overall general trading conditions of the area, ठीक है। therefore these shall not be accounted for and also shall not be disclosed, ठीक है, ओके, सही जी। उसके बाद 2 MCQs थे बस। इस MCQ के ना सोल्यूशन असल में मैंने ऊपर सवाल डाल दिया था, मैंने नीचे वाला सोल्यूशन पता नहीं क्या, सुबह बैठा हुआ था, कोई टेंशन चल रही थी यहाँ क्लास में, शायद चेक लगा हुआ था, लेट हो रहे थे बच्चे, क्लास लेट हो रही थी, बस पता नहीं क्या उस वक्त समझ नहीं आया। ये सोल्यूशन मैंने, ये ऑप्शंस मैंने नहीं बदले, सवाल मैंने बेसिकली उठाया था एक पास पेपर से, दस्तगीर लिमिटेड नाम का एक सवाल है IAS 16 में, पास पेपर 13, वो अभी इसलिए मैंने नहीं करवाया पूरा, वैसे वो अलग अलग तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं करवाया पूरा कि उसकी रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाओ। हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस उसमें बनाया हुआ है, OCI अभी बनाना नहीं सीखा, तो सिर्फ एक फिगर ने वहाँ पे आना है, OCI रीवेन सरप्लस ने वेयर हाउस के ऊपर ही आना है, तो वो वहाँ से शो होके जाना है। वो चूँकि अभी मैंने बताया नहीं हुआ स्टेटमेंट टॉपिक से पहले, मैं इसलिए वो करवा नहीं रहा। जिस दिन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी का टॉपिक पढ़ा लिया और कंप्रीहेंसिव अदर कंप्रीहेंसिव इनकम कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, उस दिन फिर दस्तगीर वाला होमवर्क में दे दूंगा, बाकी वो सारा तैयार है। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, लेकिन इसको इधर ही रहने देते हैं। वैसे ये मैंने क्या किया हुआ है, ये कौन सी वाली चीज़ खोली हुई है हमने, ये तो पिछले साल में मैंने टेस्ट 7 को कर दिया। चलो डिस्कस तो हो, अब क्या हो सकता है। पिछले साल वाले कैफ 1 में इसको ओपन किया हुआ है, ये देखें जी, ये दस्तगीर लिमिटेड नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ ये देखो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में इनका नज़र आना, ये अभी आपको नहीं पढ़ाया हुआ, जिस वजह से ये सवाल होल्ड पे है, वरना ये सवाल आपको होमवर्क में कब का दिया जा चुका होता, या किसी टेस्ट में मैंने आपको ये टेस्ट कर लिया होता, ये बचा ना रहा होता। देखो स्पेशलाइज्ड व्हीकल इन्होंने ख़रीदा है, इसकी लाइफ 10 साल है, रीवैल्यू किया है इसको हमने, ठीक है जी, ये रीवैल्यूशन है सिंपल। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया ना रिमोट एरिया में, प्लांट की उसलाई 8 साल है, अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ, रिसीव किया गवर्नमेंट ग्रांट टुवर्ड कॉस्ट, ये गवर्नमेंट ग्रांट आपने पढ़ा हुआ एसेट है और उससे रिलेट कर रही है ग्रांट, बिल्कुल आपको सब कुछ आता है। और तीसरा ये वेयर हाउस था, मैंने यहाँ से उठाया था, इसको MCQ में डाल दिया था, ये तो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना, बल्कि ये भी डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आता है, लेकिन फिर भी। उसके बाद कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, और फिर रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम DL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव, यहाँ से मारा जाता है ये सवाल, जिस वजह से अभी तक आपको मिला नहीं है। एडजस्टमेंट्स आपको आती हैं, लेकिन दिखा दिया, सिर्फ प्रेजेंटेशन का एक इशू है जो OCI से होके जाना है सरप्लस ने, तो इसलिए थोड़ा होल्ड पे है। तो जिस दिन OCI का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मुझे याद कराना दस्तगीर वाला, उस वक्त होमवर्क में आपको दे दूंगा, तब कर लेना, ओके। तो हम कहाँ थे, हम तो टेस्ट की डिस्कशन में थे, और वो मैंने दूसरी जगह पे किया हुआ है। चलो माशाल्लाह, अच्छा जी। तो दोस्त लिमिटेड नाम बदल दिया, हैज़ अ वेयर हाउस
दैट वाज गिवन ऑन रेंट ऑन यकम जनवरी 2018। मैं इसकी रिक्वायरमेंट जो मैं चाह रहा हूँ ना, मैं बदल लूँगा बाद में रिक्वायरमेंट, ताकि काम तो सीख लेना, पहले एडजस्टमेंट करते हैं, इसको रिक्वायरमेंट को छोड़ दें, फिर सही कर लेते हैं हम, ठीक है। यकम जनवरी 18 वेयर हाउस किराए पे दिया। प्रीवियसली वेयर हाउस वॉज इन यूज ऑफ डीएल, इसका मतलब पहले क्या था, पहले क्या था, IS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, अब रेंट पे दे दिया है तो IS 40 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। ऑन यकम जनवरी 18 कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ ऑफ वेयर हाउस वॉज 80 मिलियन एंड 16 मिलियन रिस्पेक्टिवली। फेयर वैल्यूज भी गिवन है, यकम जनवरी 18, 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19, ठीक है। अब आगे रिक्वायरमेंट क्या है वो बाद में देखते हैं, फिलहाल तो वो कह रहा है डीएल हैज़ पॉलिसी ऑफ मयरिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू। अब अगर ये फेयर वैल्यू पर है तो ट्रांसफ़र करते हुए फेयर वैल्यू पे लाना ज़रूरी है, पढ़ाया हुआ है। अब चूंकि ये पहले पढ़ा कहाँ पे है, IS 16 में, तो IS 16 के पास अपना फेयर वैल्यू मॉडल है ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने वर्किंग इस तरह से सीखी थी, डेट, डिस्क्रिप्शन, वेयर हाउस, देयर हाउस, वेयर हाउस, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, देखते हैं है या नहीं है। अच्छा, अब यकम जनवरी 18 पर उसने हमें बुक वैल्यू भी बता दी थी, ठीक है। यकम 2 नंबर सबको मिल जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है, वो कोई अचीवमेंट थोड़ी है, असल तो ये कि चीज़ समझ आ जाए, तो वो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे बताऊँगा कि मुख्तलिफ कौन कौन से सवाल बन सकते थे MCQ के अंदर, ठीक है ना। तो 3-4 जो बनते हैं जगा दो इसको, जो बनते हैं वो कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बस ख़त्म हो गई, बस डिस्कशन ख़त्म हो गई, जागते रहो जी। यकम जनवरी 18 को ये कैरिंग वैल्यू कितनी रख रही है, ऑन यकम जनवरी 18 कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ वॉज 80 एंड 16 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अब कैरिंग वैल्यू यानी बुक वैल्यू कितनी है, 80 मिलियन, और बोलो अब इसी दिन ये क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र। तो मुझे कोई रिमेनिंग लाइफ की तो ज़रूरत नहीं है, मैंने कौन सा इसको 31 दिसंबर 18 तक लेके आना है, क्या ख्याल है। यकम जनवरी 18 की बुक वैल्यू दे दी ना, और बोल जे आ ही गए होते बोलो थे जी, बुक वैल्यू दे दी ना यकम जनवरी 18 पे। अब हमें इस बुक वैल्यू कंपेयर करना है रीवैल्यूड फेयर वैल्यू से, तो रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करने से प्लस लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था लाइफ का, सिर्फ इसको इग्नोर करना था, इग्नोर करने के लिए दी गई थी, ठीक है। अब एक लाइन खाली छोड़ी आपने, और रीवैल्यूड, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ इग्नोर करना रिमेनिंग लाइफ को, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है दूसरी तरफ भी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी डेप्रीशिएट करना ही नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर वो तो बस इग्नोर करने के लिए थी ना 16 साल। रीवैल्यूड अमाउंट, अब ये गिवन है सवाल में, क्या कहता है, फेयर वैल्यूज ऑन वेरियस डेट्स। यकम जनवरी 18 पर फेयर वैल्यू कितनी है, 104 आ गया 24, सरप्लस आ गया 24, ये भी आ गया 24, और ये क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। उसने एंट्रीज नहीं मांगी हुई, वह MCQ है ना, वैसे असल सवाल में भी एंट्रीज नहीं मांगी हुई, बल्कि उसने बताया, कहा हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में क्या जाना है, ठीक है ना। अच्छा, वो तो देख लेंगे। अब इसी दिन हमने इसको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी किस पे है, फेयर वैल्यू मॉडल पे है ना। तो फिर आपको पता है हम वहाँ पे क्या करते होते हैं, बोल तो दो, लेजर बनाते हैं, ऐसी बात ही करनी थी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, मैंने बोल दिया था कि 104 को यहाँ से कर दो क्रेडिट, और ये मैंने फुल फ्लैट डिस्कशन शुरू कर दी, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसे ही गलत हो गई है, तो मैं सिर्फ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे क्यों जाऊँ। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो जो है वो तो सवाल करने के बगैर भी हो जानी थी, अगर मैं सही वाली फिगर्स लिख देता था। खैर चलें, अगली बात, वेयर हाउस अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फेयर वैल्यू मॉडल पे, ठीक है। ये थोड़ी सी ऐसी बातें लिख दी। अब इन्वेस्टमेंट PPE क्रेडिट होकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो गया, रिवीजन चल रही है IS 40 की 104। ये कहाँ से आया, प्रॉपर्टी प्लांट, कहाँ, किस दिन, यकम जनवरी 18। जगा दो भाई को, जगा दो ज़रा इसको, जाग के। अब इसको डेप्रिशिएट करना है नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल है, ये रेंट पे इसको ले जाना है 96 पे। अब 31 दिसंबर, यहाँ पे तो ज़ीरो हो गया ना, ये ज़ीरो हो गया, और 24 को हमने कहा था छेड़ो ही मत, पड़ा रहे,
उसकी सीट बेल्ट लगा दी है इसको हमने, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2018 पर क्लोजिंग कितना है? 96, 92 तो नहीं? अच्छा, अब जी बैलेंसिंग फिगर कितनी? 8। इस तरफ? तो इस तरफ है तो बाद में देखते हैं, फिलहाल तो यहाँ पे लिख लो फेयर वैल्यू पे कुछ आया है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का काउंट हो रहा है क्रेडिट, यानी एसेट कम हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, तो ये क्या है? फेयर वैल्यू लॉस है, ठीक है जी। बैलेंसिंग फिगर फेयर वैल्यू लॉस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगला साल आ गया 1 जनवरी 19। अब ब्रॉड डाउन 96 पे है, डेप्रीशिएट तो करना नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। और अगले साल प्रॉपर्टी चली गई है 115 पे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 19 पर क्लोजिंग 115 हो गया। अब क्या आ गया जी? 15 और 4 19 का गेन आ गया। तो फेयर वैल्यू पर पता नहीं गेन है या लॉस है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ा, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ थी, ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू गेन है, ये बैलेंसिंग है, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल था पूरा। अब इसमें से क्या क्या रिक्वायरमेंट बन सकती है, ये पूछा जा सकता था। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सरप्लस एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, या ये पूछा जा सकता था एट व्हाट वैल्यू दिस प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर्ड। 104 जवाब दे सकते थे आप। या वो पूछा जा सकता था कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लॉस ऑफ 18, या फेयर वैल्यू गेन, या व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 18 या 19, ठीक है। और आखिरी चीज़ क्या पूछी जा सकती थी? एट वट वैल्यू वेयर हाउस विल अपीयर ऑन 31 दिसंबर 18 या 31 दिसंबर 19। अब अगर इनमें से देखा जाए कौन सी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने असल में तो सिंपल करने की कोशिश की थी। मैंने कहा था बच्चों को ये फ्रॉड लगे ज़रा, ये सारा काम करके एंड पे उन्होंने सिर्फ ये उठाना हो तो मैं उनको बताऊंगा अल्लाह के बंदो 115 ही उठा के लिख देना था। लेकिन वो फिर मेरे रिक्वायरमेंट बस पता नहीं क्या हुआ, आगे पीछे होगी। खैर, अब मैंने बता दिया आपको ये सारी इसमें से रिक्वायरमेंट्स बन सकती हैं। अब मैं इसकी रिक्वायरमेंट बदल रहा हूँ, ठीक है। सवाल बदल रहे हैं हम, ठीक है। सवाल की रिक्वायरमेंट है जी, व्हाट अमाउंट विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19, ठीक है। तो इसमें अब ऑप्शन एक, इसमें ऑप्शन 19 भी डाल देता हूँ मैं। कौन से वाले को? इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। इसको क्या कर देते हैं हम? 19 मिलियन। तो ये क्या हो जाता? सही ऑप्शन। ये मैंने ऐसे ही बना दिया ज़बरदस्ती, ठीक है ना। अच्छा, वैसे बाय द वे इतना काम इसके करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको क्या चाहिए था? कहते जी 1 जनवरी 19 पे 96 है, 1 जनवरी 20 पे 115 है, तो इस साल में तो 19 का ही गेन आना है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे गेन लॉस भी परेशान करने के लिए लिखा जा सकता था, तो ये आसान सा MCQ बन सकता था, नहीं है, ठीक है जी। ओके, तो ये MCQ रॉन्ग था, इसलिए सबको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है जी। इस पे सबको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन लिखने वाले को। अच्छा, हाँ, जिन्होंने वैसे ही छोड़ दिया उनको क्यों 2 नंबर मिले? ताकि ये सबक रहे कि जो भी समझ आए कर आना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आई कैप में गलती हो जाती है उनसे, तो उन्होंने भी क्या करना था? ऐसी गलती होती तो उन्होंने भी क्या करना था? वैसे होती नहीं है, पर हो जाए तो उन्होंने भी 2 नंबर सबको देने ही थे ना। अब जिसने अटैम्प्ट किया, जिसने नहीं किया, दोनों को थोड़े ही मिलने। तो कुछ भी छोड़ के नहीं आना, जो समझ आए। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, गलत किया तो -1 होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर जी आखिरी MCQ, entity is entitled to a grant of 3 million for creating 50 jobs and maintaining them for 3 years. Rupees 1.5 million is received when the jobs are created and remaining is receivable after 3 years, provided that 50 jobs are still in existence. The entity creates 50 jobs at the beginning of the year and there is reasonable assurance that this level of employment will be maintained. What amount of liability net shall be presented? कौन सी जी?
एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बोलो 1 मिलियन। चेक करते हैं, 1.5 मिलियन रिसीव हुआ, एंट्री की 1.5 से कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। रिकॉर्ड क्यों कर ली, हालांकि अभी तो सारी शर्त पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि हमें रीजनेबल एश्योरेंस है कि रिकॉर्ड कि हम जो है वो इसको कंडीशंस को मीट कर। एंड आया तो ये 3 मिलियन है 3 साल के लिए, तो हर साल का 1 मिलियन बना। ये वैसे MCQ IS-20 में पड़ा हुआ है किताब के अंदर। तो फिर इसका मतलब डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट पहले साल के एंड पर 1 मिलियन से, और अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस अगर देखें तो क्रेडिट 1.5 से हुआ था, डेबिट हो चुका है 1 से, तो रिमेनिंग क्रेडिट 0.5 है, तो ये 500,000 था से 1 तो इनकम में गया है ना। रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग क्या है, ग्रांट 1.5 से क्रेडिट हुई थी, 1 से डेबिट हुई, तो रिमेनिंग क्या बच गया 0.5। अब कुछ बच्चे शायद ये कन्फ्यूज कर रहे हैं कि हमें पूरा 3 मिलियन आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था कि जी बस ठीक है रीज़नेबल एश्योरेंस तो है। हाँ भाई ठीक है, रीज़नेबल एश्योरेंस है कि हम ये शर्त पूरी कर लेंगे, लेकिन जब फिर एंड पे रिसीव हो तो उसमें से फिर ये रिसीवेबल तब बुक करना ना, दूसरी तरफ तो तब रिसीवेबल बुक करना जब दूसरे साल में भी 6 महीने गुजर जाएं, तो एंड पे जाके कहना चलो यार अब ये तो 6 रिसीवेबल हो गया, गवर्नमेंट ने कहा था, तो फिर रिसीवेबल बुक करने का सोचना, ठीक है ना। अभी तक जो डेट आया है उसमें से एक इनकम में, बाकी ईयर एंड पे लायबिलिटी में। चलो कुछ गलती भी होनी चाहिए बरकत के लिए। 2 नंबर मुफ्त वाले भी तो मिल गए जी। 0.5 क्या मतलब 3 साल में 0.5 नहीं ना, वो कह रहे हैं जी वो एंटाइटल्ड हैं 3 मिलियन की ग्रांट के लिए फॉर मेंटेनिंग 50 जॉब्स और 3 इयर्स। इसका मतलब हर साल में 1 मिलियन इनकम में जाना है, लेकिन रिसीव अभी तक उसको कितना हुआ है 1.5, तो इसमें से एक इस साल इनकम में चला जाएगा और 0.5 लायबिलिटी बनेगा। अगले साल के अंदर ये 0.5 भी इनकम में चला जाएगा और मजीद 0.5 इनकम में डालेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस है ना, लेकिन फिर रिसीवेबल बुक करेंगे। मैं कर देता हूँ, लेट मी मैं काम हो, तुझे आप बता रहे हो ठीक है ना, फिर ना कहना स्टैंडर्ड क्लास लंबी होगी। ईयर 1 ईयर 2 FAR 1 टेस्ट, आप ज़रा हटें जी। ईयर 2 में अब कैश मज़ीद कोई नहीं आया, यही तो मसला है, कैश तो नहीं आया, लेकिन मसला ये है कि डेफर्ड ग्रांट में क्या पड़ा हुआ है भाईजान, सिर्फ 0.5, पर इनकम में क्या डालना है 1, क्योंकि रीज़नेबल एश्योरेंस है, ये शर्त पूरी कर लेंगे। अब बाकी फिर रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, ये यहाँ पे जाके हमने सीखा हुआ, ठीक है ना, कि रिसीवेबल या रिसीव्ड। चलो अब चलने दो, फिर अब बात जो बढ़ गई है तो बढ़ा लो जी। उसके बाद ईयर 3 आएगा, मुकाओ ग्रांट नू परे जी, कोई पहली एंट्री नहीं है। दूसरी एंट्री क्या होगी, अब डेफर्ड ग्रांट में कुछ पड़ा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ आज कैश रिसीव होना है, आपस की बात है, कितना 1.5, इनकम में कितना जाना है 1, बाकी रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था वो रिसीव हो गया 0.5, लो कहानी ख़त्म। लेकिन ये सारी बात ऐसी फजूल में आपने की, बात तो सिर्फ उसने पूछी थी ईयर 1 के एंड पे। चलो अच्छा है, ये भी देख लिया हमने। एक्स्ट्रा क्लास में तो एक्स्ट्रा काम ही होते हैं ना, क्या यार कुर्सी बोझ ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। चले आगे, चलो जी चले IS-20 पे। हाँ जी स्टैंडर्ड ओपन कर लें। अच्छा जी स्कोप वैसे पढ़ा रहा हूं बाय द वे, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद इनकम टैक्स हॉलीडेज, इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट्स, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन अलाउंस। अच्छा ये मुश्किल नाम जो है ना वैसे आने कोई नहीं है, मैक्सिमम को अभी छेड़छाड़ कर दे तो इनकम टैक्स
हॉलीडे या इस तरह की बात कर दे जी ये टैक्स फ्री जोन कर दिया है, फिर भी मैंने लिख दिया कि ऐसी बातों के ऊपर वो कह रहा है इसको छोड़ो ज़रा आसान वाला, इनकम टैक्स छुट्टी दे दें या रिड्यूस कर दें इनकम टैक्स के रेट्स, तो ये कोई डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्टली सबको ये फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। इस पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा वो आप फिर देख लेना बड़े होकर, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ एंटिटी, अगर गवर्नमेंट ने हिस्सा मिला लिया है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप, क्या मतलब, हमारी कंपनी में 50% शेयर्स गवर्नमेंट के, तो क्या कहेंगे हम, 50% गवर्नमेंट ने हमें दे दिया है? नहीं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपनी इनकम लेंगे उसमें से, इसको भी हमने डील नहीं कराना। उसके बाद IS 40 आप पढ़ेंगे, 41 सॉरी, आप पढ़ेंगे FAR 2 में, एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड है, उसमें अलग से डिस्कशन उसने की हुई है अपनी। वो कहता है IS 20, अगर कोई आपको किसी गाय भैंस के लिए कोई ग्रांट रिसीव हो जाए तो इस स्टैंडर्ड से निकाल के IS 41 में ले जाओ, उसने अलग, उसमें हमने अलग से बताया हुआ है कि वो वाली ग्रांट को कैसे डील करना है। आपस की बात है, बताई बात ऐसी हुई है, मोर और लेस मिलती जुलती है, कि तकरीबन बस इतनी तफसील नहीं है, अदा करके यही बात उन्होंने की हुई है, यही बात कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करो या फेयर वैल्यू पे करो, ठीक है, और जैसे जैसे कंडीशन मीट होती जाए वैसे वैसे इनकम बनाते जाओ, ठीक है ना, बात ऐसी ही है। लेकिन बस वो कहता है कि यहाँ पे ना वहाँ पे जाके देखो, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के ऊपर स्पेशल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, छोड़ो इसको। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस ये मैं हाईलाइट करवाना नहीं चाह रहा, इसको नहीं हाईलाइट करना, ठीक है। बस इसमें आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो IAS है 20, ये इनकम टैक्स हॉलीडे पर अप्लाई नहीं होता। हमारा IAS 20 जो है, अगर गवर्नमेंट ने ओनरशिप कोई ली हुई है तो उस पर अप्लाई नहीं होता, IAS 41 वाली ग्रांट्स पे अप्लाई नहीं होता। बस इतनी सी बात याद रख लेनी है, इसको मज़ीद हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, डन। चलो, अच्छा जी, ये तो ऐसे ही एडिशनल आ गया, ये तो मैंने प्लान नहीं किया था हाईलाइट करवाना, बस हो गया, माजरत। फॉलोइंग टर्म्स, डेफिनेशंस आ गई जी। फॉलोइंग टर्म्स अब यहाँ पे काम दे जाएंगी ये बातें। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, फिर से नए सिरे से, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट है, हाँ लिखा हो गवर्नमेंट, IAS 20 कहता है ये गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट एजेंसी लिखा हो कहता है ये भी गवर्नमेंट है। एंड सिमिलर बॉडीज, वेदर सिमिलर बॉडीज, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, हमने एग्जांपल किताब में पढ़ी थी, ठीक है, कि IMF है, WHO है, SMEDA है, फिर गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद स्टेट बैंक आ गया था। ये सभी क्या हैं, वो सिमिलर बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, या सिमिलर बॉडीज़ भी हो सकती हैं, वो लोकल हो, SMEDA हो जाए, ठीक है, नेशनल लेवल पे या अपने इलाकाई लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हो जाए। तो ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, ये कभी परेशान ना होना, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके जहन में आ चुका है एक बार पढ़ने से। फिर गवर्नमेंट असिस्टेंस है क्या, एक्शन बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना, बस इतना याद रखना। इस पैरा में से सिर्फ ये हाईलाइट करना है, गवर्नमेंट असिस्टेंस डज नॉट इंक्लूड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड इनडायरेक्टली through actions affecting general trading conditions such as infrastructure, imposition of trading constraints, बस। यानी कि ये क्या है, ये तो नंबर 1 हो गया ना, ऐसी नंबरिंग करें तो गवर्नमेंट क्या है, ये नंबर 2। गवर्नमेंट असिस्टेंस मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आपको पता है गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है, गवर्नमेंट ने जो भी हेल्प की है गवर्नमेंट असिस्टेंस कहलाती है, ठीक है ना, जो भी हेल्प की है। अब अगली बात तो हमने बाद में देखा था, डायरेक्टली है और मॉनेटरी वैल्यू साइन हो सकती है तो ये ग्रांट है, अगर इनडायरेक्टली है तो ये कुछ भी नहीं है, और अगर डायरेक्टली है मॉनेटरी वैल्यू साइन नहीं हो सकती है तो असिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये वो वाली बात है जो पहले किताब में भी लिखी हुई है, गवर्नमेंट असिस्टेंस। लेकिन हमने यहाँ से मतलब की बात क्या निकाली, गवर्नमेंट असिस्टेंस डज नॉट इंक्लूड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड indirectly through actions affecting general trading conditions such as
प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यूं कर लेना थोड़ा और बेहतर हो जाए। ओहो चलो ऐसे, गवर्नमेंट असिस्टेंस डज नॉट इंक्लूड बेनिफिट प्रोवाइडेड इनडायरेक्टली थ्रू एक्शंस अफेक्टिंग जनरल ट्रेडिंग, ये तो पूरा ही कर दिया फिर यहां तक, ठीक है जी। एक्शंस अफेक्टिंग जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस, मसला ट्रेडिंग कंडीशंस को क्या चीज़ इफेक्ट कर रही है जी, क्या चीज़ जी, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ये इम्पोजिशन ऑफ, ठीक है ना, ताकि बस पढ़ते हुए सामने ये आ जाए, ठीक है ना, इम्पोजिशन ऑफ ट्रेडिंग कंस्ट्रेंट्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, ये असिस्टेंस नहीं कहलाएगी। सिर्फ इतनी सी बात यहाँ से याद रखनी है, ओके। अच्छा जी, अब आपकी अपनी मेन डेफिनेशन आ गई। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट क्या होती है, ये नहीं होती। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंस में क्या शामिल नहीं है, ये यहाँ पर मैंने ये कहा हुआ है, ठीक है ना, गवर्नमेंट असिस्टेंस डज नॉट इंक्लूड। मैं इस पर जोर इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ कि ये सवाल नॉर्मली आ रहे हैं आपके सामने ही, ठीक है। अच्छा आगे जी, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट सारा मिटाओ, गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट in the form of transfer of resources, in the form of transfer of resources in return for past or future compliance with certain conditions relating to operating activities of entity, ठीक है। तो बस क्या है जी, हमने इतनी बात याद रख ली, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है जी, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है। अगली बात मैं हाईलाइट करके मिटा दूंगा, आपने करना तो कर लें, ठीक है। इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद कंडीशंस, ठीक है जी, रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन हो गया। तो गवर्नमेंट असल चीज़ क्या है जो याद रखने वाली, वो क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, ट्रांसफर्स ऑफ रिसोर्सेज है। इसमें रिसोर्सेज हैं, वो कैश भी हो सकता है, वो काइंड में एसिड भी हो सकता है, ठीक है। आगे जी, ये करना आपने, गवर्नमेंट ग्रांट दे, गवर्नमेंट ग्रांट एक्सक्लूड, दे को छोड़ो, एक्सक्लूड दोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट रीजनेबली, आगे क्या होगा बताओ जरा, जिन पे वैल्यू प्लेस ना हो सके, वो बात लिखी होनी है, विच कैन नॉट रीजनेबली हैव आ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम, ठीक है जी। और दूसरी बात, ट्रांजैक्शंस विद गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी, ट्रांजैक्शंस विद गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस। अच्छा, अब ये किसकी डेफिनेशन है जी, ग्रांट्स। कहते हैं जी ग्रांट्स का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट टू एन एंटिटी, ठीक है। इसमें से निकाल दो वो असिस्टेंस, ये ग्रांट नहीं है, ये असिस्टेंस है बेसिकली, जो जिनको कोई वैल्यू ना असाइन कर सको, या ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से अलग नहीं हो सकती, ठीक है जी। ओके, अगली बात हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, आपको पता है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट वो होती हैं जो ब्ला ब्ला, इनकम वाली ब्ला ब्ला। ओके, फॉरगिवेबल लोन डेफिनेशन क्या होता है जी, फॉरगिवेबल लोन्स आर लोन्स विच द लेंडर अंडरटेक्स टू वेव रीपेमेंट ऑफ अंडर सर्टन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। पता हो कोई एमसीक्यू वगैरह आ जाता है, ठीक है। आगे फेयर वैल्यू की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई थी, कर लो, हाईलाइट करना है तो फेयर वैल्यू इतना सा लिख के हाईलाइट बस कर रखना, ठीक है ना, कि फेयर वैल्यू की डेफिनेशन ये पढ़ी अगर कभी एमसीक्यू वगैरह में दे दे तो यहाँ पढ़ा हुआ सब कुछ, ठीक है। पर यहाँ से पढ़ा के पहले नहीं आपको छोड़ देना, वरना आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। सब कुछ करने के बाद इधर आए तो आप कहते हैं हाँ सब कुछ याद तो है, चलो अच्छा है, यहाँ पे भी है, अगर कुछ भुलेखा लग गया और कुछ भूल गए तो फिर जाके देख, ठीक है। आगे बढ़ें जी, बस टाइम अब नहीं लगेगा। आगे एक और छोटी सी डेफिनेशन है, चीज़ है, मैंने बताया था किताब में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर सम टाइम कॉल्ड बाय अदर नेम्स सच एज, गवर्नमेंट ग्रांट्स के अदर नेम्स क्या हैं, सब्सिडीज, सबवेंशंस और प्रीमियम्स, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स, अदर नेम्स, सब्सिडीज, सबवेंशंस और प्रीमियम भी हो सकते हैं। डन हो गया। अब गवर्नमेंट ग्रांट
कब रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, ठीक है जी। गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू शैल बी रिकॉर्डेड, शैल इन्होंने लिखा हुआ है, शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, हमने सीधा करके पढ़ा हुआ है शैल बी रिकॉर्डेड, ये लिख रहे हैं शैल नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड। बस इतना सा हाईलाइट कर लें, हाईलाइट कम किया करें, ये लें ऐसे कर लेते हैं, सिखाऊं ना आपको। गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, चलो ये तो करना ही पड़ेगा शायद। शैल बी अपने हिसाब से कर लो रिकॉर्डेड, शैल बी रिकॉर्डेड इफ रीजनेबल एश्योरेंस एंटिटी विल कंप्लाई विद कंडीशन ग्रांट्स विल बी रिसीव्ड। अब जरा थोट कम हो गया, ये आई कैचिंग हो जाता है, फौरी तौर पर लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, हमें पूरा जुमला फिर भी नहीं पढ़ना पड़ा, ठीक है। क्या है जी, गवर्नमेंट ग्रांट्स ये बाद में पढ़ लेना ज़रूरत पड़े तो। गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉर्ड होती हैं जब रीजनेबल एश्योरेंस हो, अब और कम कर लिया हमने, ठीक है ना, ओके। मैं तरीका बता रहा हूँ, बाकी ये ना कहना सर हमने तो कर लिया था हाईलाइट, अब क्या करें, हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, स्टिकी नोट लगाएं, इसकी इजाज़त है, लेकिन इसके ऊपर ऐसे करके कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना जी, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 7 के बाद आगे बढ़ें और 10 पे आएँ। 10 क्या है, फॉरगिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज़ ट्रीटेड, फॉरगिवेबल लोन के बारे में बता रहा है। ऊपर उसने कौन सा लोन बताया था, फॉरगिवेबल लोन, ठीक है। अब इसके बारे में साथ ही सब्सिडाइज लोन भी 10A में आ रहा है, तो पढ़ लो यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि कब फॉरगिवेबल लोन जो है वो ग्रांट बनेगा, पता है आपको, लेकिन देखो भूल भी जाता है बंदा, या ज़िंदगी में फिर कभी ओपन करके देखना पड़ता है, पुरानी बात भूल जाती है, किसी को बताना पड़ता है। तो क्या है, अ फॉरगिवेबल लोन इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट entity will meet the terms of forgiveness, entity will meet the terms of forgiveness of loan, ठीक है जी। तो फॉरगिवेबल लोन कब रिकॉर्ड करना है, कब इसको इनकम बनाना है, ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट व्हेन एंटिटी विल मीट टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस, और इसकी बस क्या दे दे वो, रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है जी। स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं स्टैंडर्ड्स, दोनों के पास नहीं है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब नोट होने से काम निकल गया आगे, खैर वैसे अभी इतना तो नहीं हुआ, किसी से ले लीजिएगा अब, लेकिन बहरहाल 10A क्या है जी, 10A क्या है जी, IS-20 चल रहा है। बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट लोन, सारा मिटाओ एक बार फिर से, ये पिछली बार वाले हाईलाइटेड है ना, और कम कर रहा हूँ इस दफ़ा हाईलाइट, थोड़ा ध्यान से देखते जाओ ताकि और ऐसे बस सामने देखो। तो पहले पूरा पैरा कर दिया, बच्चे बीच में तो उनको कहा अंडरलाइन कर लो, इस बार मैं कम अंडरलाइन ये उतना करवा रहा हूँ हाईलाइट बस, ठीक है। बिलो लोन एट बिलो मार्केट रेट, बस इतना हाईलाइट कर लिया ना। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ इसमें हमने हाईलाइट कर लेनी है। पढ़ा हुआ है ये आपने, अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पहले यहाँ से पढ़ाता तो आपने वहाँ से पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझना, तो पढ़ो। द बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट लोन एट बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट। The loan shall be recorded and measured in accordance with IFRS 9. The benefit of below market rate of interest shall be measured as the difference between initial carrying value of the loan determined in accordance with IFRS 9 and proceeds received. The benefit is accounted for in accordance with this standard. The entity shall consider the condition blah 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 blah. बात समझ आ गई ये सारी, ठीक है, blah blah की समझ आई है, सही है। लो बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट है, क्या है, लोन shall be recorded and measured, क्या कह रहे हैं वो, वैसे क्या कह रहे हैं, बेनिफिट जो है ना बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट में जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे ट्रीट होगा। निकलेगा कैसे आगे वो भी बताया हुआ है, देखो। लोन शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड अकॉर्डेंस विद IFRS 9 FR2, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ बिलो मार्केट रेट, अब बेनिफिट कैसे निकलेगा ना पड़ेगा, यहां से देख के, शैल बी मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल कैरिंग वैल्यू ऑफ लोन डिटरमिन्ड इन अकॉर्डिंग IFRS 9 एंड द प्रोसीड्स रिसीव्ड, ठीक है जी। ये बात है आपने लिखनी है जो, ठीक है। लोन को आपने रिकॉर्ड करना है IFRS 9 के तहत, ठीक है। बेनिफिट कैसे निकलेगा, बेनिफिट ऑफ बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट लोन जो है शैल बी मेजर्ड एज
डिफरेंस बिटवीन इनिशियल कैरिंग वैल्यू, याद है वो 92,000 पता नहीं कितना निकला था हमारी एग्जाम्पल में, ठीक है, डिटर्मिन्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 एंड प्रोसीड्स और कैश रिसीव्ड। कहो तो मैं एग्जाम्पल दिखा दूं, या याद है? ₹1,00,000 का लोन था, 5,000 इंटरेस्ट था, 1,05,000 साल बाद देना था, 12% मार्केट रेट था, 5% पे हमें मिला था। तो 12% मार्केट रेट वाला लोन मतलब 12% के ऊपर इंटरेस्ट के हिसाब से हमने उसको डिस्काउंट किया 1,05,000 को, तो 93,000 समथिंग आया था, 750, ठीक है। अब वो हमने कहा था आज हमें ₹100 वाली चीज़ 93,750 में मिल गई है, तो ये जो 93,750 और 100 का डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल कैरिंग वैल्यू ऑफ लोन डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 93,750 एंड प्रोसीड्स रिसीव्ड 1,00,000 इज अ गवर्नमेंट ग्रांट। बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट, और ये निकलना ऐसे है, ठीक है जी। द बेनिफिट इज अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड। कहता है वो बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट है। अब इसे इस स्टैंडर्ड के तहत ले आओ। अगर इमीडिएट, इधर ध्यान रखें, अगर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है तो अभी इनकम, अगर एसेट रिलेटेड है तो आहिस्ता आहिस्ता इनकम, वो फिर स्टैंडर्ड में ले आओगे, ठीक है। आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए वैसे ही मैं आपको बताऊं कि आप को स्टैंडर्ड क्यों ले लेने चाहिए। ये देखो, ये जीरो वाला सवाल तो हो गया था ना पहले ही, एक टेस्ट में दे दिया था मैंने गालिबन, है ना। जीरो लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट सेट अप प्लांट अंडर रूरल एरिया 3 years, वन ऑफ द कंडीशन दैट मेंटेन 200 एम्प्लॉइज, हाउएवर ड्यू टू वर्सनिंग फेल टू ग्रांट रीपेमेंट हो गई, एक्सेल हैज। ये हमने वैसे मेरे ख्याल में हो गया डिस्कस, नहीं हुआ? अच्छा चलें, होमवर्क दिया था, ये बस होमवर्क ही है, फिर इसको डिस्कस करूँगा तब जब ये वाला आप स्टैंडर्ड से देख के लिख आएंगे। मैं सिर्फ सवाल पढ़ रहा हूँ और मैं आपको बताऊँ, आपने सोल्यूशन पहले नहीं देखना, पहले आपने स्टैंडर्ड का पैरा 10A ओपन करना है, इसकी हेल्प से आपने इसका सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद आपने जाके ICAP का सोल्यूशन देखना है, तो आपको फ़ायदा होगा, नज़र आएगा कि यार हाँ स्टैंडर्ड ले जाते हैं तो इस तरह का काम कभी कभी हेल्प कर ही जाता है यार। 2-4 नंबर बहुत होते हैं। ये कितने नंबर आए हुए हैं? 3 नंबर सीधे सीधे उठा के लिखने हैं, वैसे पता ही कोई नहीं, क्योंकि IFRS 9 तो FAR 2 में पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये ज़हन में नहीं भी रहता, तो ये एज इट इज़ चेक करो। पहले सवाल पढ़ो। वन लिमिटेड, जीरो के बाद वन लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इन करंट ईयर एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, प्रिवेलिंग मार्केट रेट इज 12%, द ओनली कंडीशन अटैच टू लोन इज दैट इट शुड बी यूज फॉर एक्विजिशन ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। अब ये ना समझना हमारी एग्जाम्पल में भी 12% और 5% था, यहाँ पे भी 12 होता ही इतना है, बस इत्तेफाक हो गया ये, ठीक है ना। वो भी ICAP की एग्जाम्पल थी, ICAP का पास पेपर है, तो इत्तेफाक से सेम आ गया। अब मार्केट रेट कितना है? 12%, और हमें लोन मिला है 5% पे, तो फिर ये बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट है। अब इसका बेनिफिट कैसे निकलेगा? उसने क्या कहा है, निकाल के बताओ या डिस्कस करो? तो आपने ऐसे लिखना था, बस थोड़ा सा इसमें ये लिखना होता है, वन लिमिटेड का नाम आ गया, कोई रेट रूट आ गए, ऐसे बस थोड़ा सा तड़का लगाना होता है। तो आपने कहना था द लोन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट बाय वन लिमिटेड is at 5% which is below 12% market rate, therefore it shall be treated as a government grant। अब आगे आप लिखना शुरू करो, ठीक है जी, कि benefit of below market rate of interest shall be measured as difference between initial carrying, as it is उठा के कॉपी कर दो यहाँ तक, ठीक है, और जाके सोल्यूशन देख लेना। एक आधी लाइन और भी लिख लेना। 3 नंबर हैं, जरा 3 × 1.8 करना, 3 × 1.8 करो, यानी इस 3 नंबर के लिए कितने मिनट है? 5.4, 5.5 मिनट। 5.5 मिनट में आप स्टैंडर्ड पे स्टिकी नोट भी लगा हो IS 20 का, उसको ओपन करके 4 सफ़े नहीं पलट सकेंगे, और इतनी सारी जगह को कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल में तो टोटल 30 सेकंड में वहां पे पहुंचेंगे, और 30 सेकंड में ये लिख के फारिग हो जाएंगे, देख के समझना क्या है। तो ये तो उल्टा 4 मिनट बच गए। आपको तो सीनियर्स ने कहा था ये तो स्टैंडर्ड टाइम ज़ाया करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम तब ज़ाया करते हैं जब पढ़ के ना गए हों और वहाँ से बैठ के पढ़ना शुरू करें उस वक्त। आपको पता है कि सब्सिडाइज लोन कहाँ पड़ा है? IS 20 में मैंने हाईलाइट किया हुआ था। उसकी एडजस्टमेंट आई है, आपने जस्ट उसको ओपन करना है और उसकी अंग्रेजी लिख देनी है उठा के। उसके ऊपर भी से स्टैंडर्ड यूज़ करना भी तो एक आर्ट है।
आपने सारी ज़िंदगी इनको यूज़ करना है, तो उसने एज इट इज़ ये चीज़ उठा के दी हुई थी। अब सोल्यूशन बाद में देखना, पहले चेक करो, ठीक है। तो ये दूसरा भी मैं साथ ही आपके डिस्कस कर लूँगा। ये पूरे का पूरा सवाल अब होमवर्क है। पेज नंबर भी बताओ भाई इनको, पेज नंबर भी बताओ इनको, बताओ बेचारों को। 29 कभी किताब खोली हो तुम इस 20 का ये सवाल, ऊपर बेल वाला सवाल पड़ा है, वैसे ही पता होना था, ओ फलां चैप्टर में ओ बेल। इतने मशहूर सवाल तो वैसे ही नहीं भूलते बंदे को, घंटियां बजने लग जाती हैं इस सवाल को देखकर। चलें जी वापस आएँ, पैरा हाईलाइट कर रहे थे हम अच्छे भले। चलें जी पैरा 10A के बाद जंप लगाएं पैरा 12 पे। बड़ा जंप लाया सर तुसी, एक पैरा टप आए हो। अच्छा जी, गवर्नमेंट ग्रांट्स शैल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस, शैल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस ऑन अ systematic basis over the period in which entity records the expense as expense the related cost। बस इतना सा हाईलाइट कर लें, ठीक है, कि गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉर्ड होंगी प्रॉफिट एंड लॉस में किसी सिस्टमैटिक बेसिस पे। वो क्या होंगी? वही बेसिस होंगी जिस पर रिलेटेड कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बन रही है। यार वैसे ब्लैक ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, हाईलाइट नीचे है, अंडरलाइन ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है ना। चलो ठीक है, अब ब्लैक करेंगे। ओके जी, चलें आगे, जंप करें। अब सही जंप आया है, 17 पे आ जाएं, गड़म। बाकी पैरास मैंने पढ़ लिए, आपका दिल करे तो बेशक पढ़ें, इतना टाइम है आपके पास तो। फिर मैं फिर पढ़ना छोड़ देता हूँ, आप ही खुद पढ़ा करें फिर सारा जो रेलेवेंट है। मैंने अभी भी एक्स्ट्रा ही करवाया है, कुछ काम कम नहीं करवाया, ज़्यादा ही करवाया, इसलिए रिलैक्स होकर बस इतना हाईलाइट कर लें, ये भी बड़ा है। और इसको बस हाईलाइट करके अब एक बार पढ़ लेना, उसके बाद बस ये करना, जब टॉपिक तैयार हो जाए एक नज़र सिर्फ इन पैरास को देख लेना, सिर्फ पता हो कि हाँ यार फलां चीज़ फलां जगह पढ़ी है, और कोई याद यूद नहीं करना यहाँ से, ठीक है। तो जब भी रिवाइज करो, IS-20 रिवाइज हुआ है, जब हो गया टॉपिक रिवाइज, तो सिर्फ इन पैरास को एक नज़र ऐसे फेरनी है। जब आपने हाईलाइट किया, आपने सिर्फ यूँ देखना है, ये आपने देखना है। अच्छा, स्टैंडर्ड इनकम टैक्स हॉलीडेज पे, रिड्यूस टैक्स पे, पार्टिसिपेशन पे नहीं लगता। अच्छा, गवर्नमेंट में ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, बस ऐसे करके इनडायरेक्टली हो तो ये नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर रिसोर्सेज हैं, इसमें ये नहीं शामिल हैं, 2 चीज़ें। फॉरगिवेबल लोन, अच्छा ये यहाँ पे पड़ा है, बस ऐसे, ठीक है। अदर नेम्स ये होते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट की 2 शर्तें हैं, ऐसे तेज़ी से। फॉरगिवेबल लोन ये गवर्नमेंट ग्रांट होता है जब मीट हो जाए कंडीशंस। फिर लो मार्केट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पड़ा है, आ गया तो यहाँ से लिख लूँगा, ऐसे सिर्फ पढ़ना है। गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करना है सिस्टमैटिक बेसिस पे। इतना काम करने के लिए 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, सिर्फ एक नज़र देख के इनको फिर रख दो, जब भी टॉपिक रिवाइज करो। याद नहीं करना, वो भी इसलिए कह रहा हूँ कि पर्चे में अगर कोई इस तरह की चीज़ आ जाए, जैसे अभी आपने सवाल देखा, तो बस इतना पता हो कि फलां जगह के ऊपर वो पैरा पड़ा है, बस मैंने ये देखा हुआ था, ओपन करो और लिख दो। MCQs में अक्सर हेल्प मिल जाती है आपको। मैंने आपको कई MCQs करवाए हैं, IS 36 के अंदर करवाया, IS 16 के अंदर देखा हमने कैसे एज इट इज़ MCQs यूज़ हो रहे थे, ठीक है ना। तो ये हेल्प हो जाती है, ठीक है। ले लोगे ना, अभी भी स्टैंडर्ड्स हैं। कमीशन मेरा ख़राब तो नहीं करोगे? ICAP ने कोई कमीशन नहीं रखा हुआ मेंबर्स के लिए कि अगर आप टीचर्स जो मेंबर्स टीचर्स हैं उनके लिए कोई कमीशन नहीं है कि अगर आपके बच्चे आके ज़्यादा स्टैंडर्ड्स लेंगे तो हम उन्हें आपको कमीशन देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपके जहन में ऐसी बात है तो निकाल दें, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप पास हो जाएं, तो ये स्टैंडर्ड्स आप ले लीजिए, छोटे वाली ले लीजिए, जैसे ये भाई ने लिए हैं स्टैंडर्ड। हाईलाइट ही नहीं कर रहे आप, वो वॉल्यूम दूसरा ले आया तो पर्चे में सारे वॉल्यूम ले जाना अच्छा जी, खैर जब आप हाईलाइट करोगे ना और उस पर स्टिकी नोट्स लगाओगे तो आपको वैसे ही पता होगा कौन सी वाली मेरी किताब है जो पढ़नी वाली है, जिसको साथ रखना है, ठीक है ना। दूसरी किताबें C पार्ट तो वैसे ही रख देना पेटी में, जाके घर जाना ना अम्मा को कहना अम्मा ये पेटी में रख दें, वो जिसमें बिस्तरे पड़े होते हैं। सर्दियों में निकालना ना बिस्तरे, तो इसको फिर नीचे ही रखना। गर्मियों फिर ये मैं तब आपसे लूँगा जब मुझे कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टैंडर्ड की ये पैरा के पीछे क्या लॉजिक थी। बेसिस ऑफ कंक्लूजन पैराज उसके अंदर होते हैं, तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना। बाकी A और B हैं, A पार्ट तो यूज़ हो रहा है FAR 1 में, B पार्ट भी FAR 2 में यूज़ होने लग जाएगा, तो ये दोनों पार्ट्स आपके साथ होने चाहिए। छोटे वाले ही ले लें, ठीक है। आप B ले आए हो, कोई नहीं, गुड 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 भाई गुड। ओके जी, 17 का कहता है यार वैसे ये क्या अब हाईलाइट करना देना ज़रा, ये क्या हाईलाइट करना, मेरे ख्याल में ये आपको पता है, वैसे मैं पढ़ा देता हूँ, हाईलाइट ना करो। देखो क्या है,
grant in recognition of specific expense are recorded in profit and loss on the same period as relevant expense. Grant related to depreciable assets are usually recorded profit and loss over the period of proportional depreciation. करने की है जरूरत इसको हाईलाइट. एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट एक्सपेंस के साथ साथ इनकम बनती है, और एसेट रिलेटेड ग्रांट एसेट के साथ साथ. तो इसको क्या हाईलाइट करना है ऐसे ही फजूल. छोड़ो छोड़ो जी, आगे चलो 20 पे आओ. हाँ ये याद रख लो, ये आपको अक्सर ही भूल जाता है ये. ठीक है, ग्रांट्स दैट बिकम रिसीवेबल एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस. अभी टेस्ट वाला सवाल किया, इंपेयरमेंट लॉस पिछले साल इनकर्ड है ना. तो एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑलरेडी इनकर्ड, और फॉर पर्पज ऑफ गिविंग. नहीं यहां नहीं पढ़ना, बताओ. एक तो ये हो गया ना, मैंने कहा पास्ट कॉस्ट इनकर्ड, और दूसरा किस लिए आ जाए, फॉरेन इनकम में बनाना है जिसको, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट. आपको वैसे ही पता था, आपने क्या हाईलाइट करना. एंड फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट with no future related cost shall be recorded in profit and loss of the period in which it becomes receivable. ठीक है जी, तो ये आपको यार जरा भूल जाती है, इसलिए इसको हाईलाइट कर लें. ये ग्रांट्स एज कंपनसेशन फॉर पास्ट कॉस्ट इनकर्ड और लॉस इनकर्ड बोलते हैं जिसको, और फॉर गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट. ठीक है, shall be recorded in profit or loss in the period in which it becomes receivable. ठीक है, तो ये कभी कभी यूज़ हो जाता है. जैसे हमारे टेस्ट के ही क्वेश्चन ये पार्ट 1 के अंदर यूज़ हो गया था, लेकिन आपने क्लास में भी पढ़ा. हम इतनी बार एक चीज़ को पढ़ते हैं, अब जैसे IAS 23 को हाईलाइट करना है, अगर आज टाइम मिला तो वो आपको भूल रहा था, एकदम से याद आ जाएगा. तो इतनी बार हम अब टर्म टेस्ट फिर आ गया. अब टर्म टेस्ट के अंदर मैंने सारा कुछ ही डाल देना है. अब कल मैं कोशिश करूँगा, ज़रा साकिब को कह दीजिएगा मुझे बता दे, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा दूंगा बड़े टॉपिक के, ये 16 के ही, बाकी तो सारा टॉपिक आपने अभी हर रोज़ कोशिश करें आप छोटे टॉपिक्स को तो एक दिन में बैठ के, और बड़े टॉपिक्स के लिए भी क्वेश्चन इतने कम कर दूंगा, जैसे IAS 16 ही है बड़ा अभी तक, तो कि आप वो एक दिन के अंदर रिवाइज कर लें. तो अभी टर्म टेस्ट यूँ समझो ICAP का पर्चा आ गया, थोड़ी एफर्ट बढ़ानी पड़ेगी. तो 3-4 घंटे 5 घंटे रोज़ नहीं निकलते, एक दिन छोड़ के एक दिन निकालो. एक दिन लॉ के लिए 5 घंटे निकालो एक्स्ट्रा रूटीन वाले से, एक दिन टैक्स के लिए निकालो, एक दिन FR 1 के लिए. तीनों को एक एक दिन दो, और कोई एक टॉपिक पूरा रगड़ा लगाओ. ठीक है ना, ये ऐसे कर लो कि जो पेपर तरतीब में पहले एक को कर लो इस तरह रोज़ाना. FR 1 के जी 3 दिन ख़त्म, अब जी टैक्स के 3 दिन ख़त्म, अब जी, यानी कि 3 टॉपिक हैं, 4 हैं, 5 हैं, उसी हिसाब से करना. ये कोशिश कर लो. टर्म टेस्ट को जो अच्छे तरीके से तैयार करके दे लेगा, तकरीबन स्टेटमेंट से इक्विटी भी शुरू हो ही जाना है. तो यूँ कह सकते हैं मोर और लेस कोई 50% के करीब सिलेबस हो गया होना है. तो जिसका ये तैयार है उसका आगे क्या मसला होना है. तो जो टर्म टेस्ट में, इस टर्म टेस्ट में पूरे ICAP के लेवल पर रहते हुए तैयारी कर लेगा, जैसे 50% सिलेबस भी उसका काबू हो जाएगा, वैसे ही मैं कह सकता हूँ कि पासिंग में भी 50% चांस उसके बन चुके होंगे. बाकी 50% के लिए 2 महीने पूरे सिर्फ क्लासेस वाले पढ़े हैं, और महीना आपके लिए वैसे पढ़ा. ठीक है ना, तो उम्मीद है आप पास करने की नीयत से आए हुए हैं. ठीक है ना, तो टर्म टेस्ट एक मौका है, बता दिया आपको. सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, किसी भी टॉपिक को बैठ के एक सिटिंग में करना. तो उसके लिए मुझे बस आपने याद कराना है, ताकि वो मुझे याद करा दें. कल ना भी हुआ तो परसों से ही 1-2 दिन के अंदर मैं कम से कम कोशिश करूंगा सवाल हों जिसमें आप बैठें, आप फटाफट वो सवाल करें, वो टॉपिक उससे अगले टॉपिक पे, फिर उससे अगले. ठीक है ना, तफसीली रिवीजन तो करनी ही है, लेकिन इस तरह वाली रिवीजन भी होनी चाहिए. ठीक है, ओके बच्चों. अच्छा जी, 20 के बाद जंप लगाएं, 23 पे आ जाएं. नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स, पता ही है आपको, चले फिर भी बाद में तो अभी तो पढ़ा हुआ है ताज़ा, फिर भूल ही जाता है. पेपर में जाते जाते तो भूल ही जाती है चीज़ें अक्सर, सब कुछ इकट्ठा होता है, नहीं ज़हन में आती उस वक्त. अभी तो ताज़ा पढ़ा हुआ है ना, रोज़ गवर्नमेंट ग्रांट का एक टॉप अभी पढ़ रहे होते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 आज पढ़ा है, कल 3 पढ़ रहे होंगे सुबह वाली क्लास में. ओके, गवर्नमेंट ग्रांट may take form of transfer of non-monetary assets such as land or other resources. ठीक है जी, नॉन मॉनिटरी एसेट्स भी हो सकते हैं such as land or other resources for use. In these circumstances it is usual to assess the fair value of non-monetary asset and to account for both grant and asset at fair value. Alternative course that it sometimes followed is to record
बोथ। तो यूजुअल क्या कह रहा है, फेयर वैल्यू, और समटाइम्स वाला कॉस्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है। मैं कम से कम इसको कैसे करूं, यूजुअल टू असेस फेयर वैल्यू एंड अकाउंट फॉर both grant and asset at fair value. Alternative course that is sometimes followed, चलो ठीक है, होना चाहिए भी पता। अल्टरनेटिव कोर्स दैट इज समटाइम फॉलोड इज टू रिकॉर्ड बोथ एट नॉमिनल, बस इतना सा कर लो, ठीक है जी। नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स हैं, देखो गवर्नमेंट ग्रांट्स नॉन मॉनिटरी एसेट की हैं, सच एज लैंड और अदर रिसोर्सेज। क्या है जी यूजुअल ट्रीटमेंट, इट इज यूजुअल टू असेस द फेयर वैल्यू एंड अकाउंट फॉर बोथ ग्रांट एंड एसेट एट द फेयर वैल्यू। अल्टरनेटिव कोर्स क्या है जी, समटाइम्स नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, ठीक हो गया। और 24 में क्या है, अभी हाईलाइट ना करना, मुझे देखने देना। रिलेटेड एसेट इंक्लूड, हाँ अब ये क्या कहना आप, वो कह रहा है जी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट जो होता है ना, हाईलाइट मत करना, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट जो होता है ना जी, इंक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू शैल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट आइदर बाय सेटिंग अप ग्रांट इनकम और बाय डिडक्टिंग द ग्रांट इन अराइविंग एट अमाउंट ऑफ एसेट, यानी नेट कर लो, या डेफर्ड ग्रांट के तौर पे शो करो, या एसेट से नेट कर लो। कौन सी ग्रांट, चलो ठीक है, दिल कर रहा है, वैसे मेरा नहीं ख्याल को जरूरत है ना, करो इसको हाईलाइट। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट या तो डेफर्ड इनकम होगी या डिडक्ट कर देंगे अमाउंट ऑफ एसेट से, इतना ही बहुत है अगर करना ही है खाम खा। वैसे मेरा दिल तो कह रहा है इतना भी ना करें, ये तो आपको बिल्कुल सही याद है बात। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट या डेफर्ड इनकम बनेगी या डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम अमाउंट ऑफ एसेट। नॉमिनल नहीं, मतलब ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट मिला है या नॉन डेप्रिशिएबल, जो वो बाद की बात है, ग्रांट एसेट से रिलेट करती है, ठीक है, तो उसको या लायबिलिटी बना लो या एसेट में से नेट कर लो, ठीक है। जंप करके आओ 29 पे, देखने ना मुझे करना चाहिए या नहीं हाईलाइट। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, अब ये वही बात है, चलो ठीक है, क्या हो, कर लो। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम वाली ग्रांट्स आर प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आइदर सेपरेटली और अंडर जर्नल एंडिंग सच एज अदर इनकम, ठीक है जी। मतलब यूं कह लो, इसको छोड़ो, ऐसे करो, वो कह रहा है कि या तो अदर इनकम बना लो, अल्टरनेटिवली डिडक्ट कर दो फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, इतनी सी बात है, ठीक है ना, पता है आपको। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम प्रेजेंट होती है एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आइदर को जरा हाईलाइट कर लो, इन ये दो आप ऑप्शंस हैं, आइदर एज अदर इनकम, उसने सिर्फ ये लिखा हुआ यहाँ पे, आइदर बारों बार नाम के साथ लिखो या अदर इनकम के अंदर छुपा के लिख दो, बहरहाल इनकम है, ठीक है ना, आप उसको छोड़ो बस, एज अदर इनकम। और अल्टरनेटिवली दे आर डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, ठीक है, कर लो हाईलाइट, अब क्या हो सकता है, अब तो हो गया हाईलाइट। वैसे आपको जरूरत नहीं है, आपको पता है ये, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये कुछ जरूरत नहीं, जो थोड़ी बात, ताकि ऐसे खुले सामने, तो वही चीज़ें सामने हो जो आपको जहन में नहीं थी और वो हाईलाइटेड है, बाकी जो याद है उनको क्या करना है, ठीक है। तो स्टिकी नोट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे लगाना, जैसे फॉरगिवेबल लोन था, जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन तो खैर टेंशन ही कोई नहीं, बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट वाला लोन था, ऐसी चीज़ों के ऊपर आप स्टिकी नोट्स लगा लिया करो। और ख़ास तौर पर डिस्क्लोजर्स जो होते हैं स्टैंडर्ड के, इन पर स्टिकी नोट लगा लिया करो, ठीक है। डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट है उस पर, जैसे आपने यूज इंपॉर्टेंट पैराज होते हैं, IAS 36 के अंदर इंपॉर्टेंट पैराज क्या थे, जिसमें इंडिकेशंस दिए हुए थे, याद है। IAS 16 में इंपॉर्टेंट पैराज क्या थे, जिसमें कॉस्ट डिटर्मिनेशन दी हुई थी, तो ऐसे पैराज के ऊपर कॉस्ट डिटर्मिनेशन IAS 16 में, इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, ऐसी चीज़ें लिख कर रखो जो नॉर्मली यूज़ करनी पड़ती हैं। अगर उससे हट के कोई चीज़ आनी है तो बेटा वहाँ ढूंढने का तो टाइम नहीं होना, बैठ के ढूंढ रहे हो, बस इंपॉर्टेंट चीज़ों पे स्टिकी नोट लगाने हैं, ताकि ऐसे IAS 16 का पता है ना ये पढ़ा है, तो आगे 1 2 3 4 बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हों,
तकरीबन कोशिश तो यही है कि कम से कम हाईलाइट करें, ठीक है। जी बेटा, पार्ट 2 स्टार्ट कर लो।